Assalamu alaikum students, how are you all? This is Asnan Rahmani and I'm your facilitator for ACCA Audit and Assurance at SFT. Okay students, अब हम ऑडिट टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और ये एग्ज़ामिनर का बहुत ही फेवरेट और एक फीचर टॉपिक है जिसके बगैर एग्ज़ाम पूरा नहीं होता, जिसके बगैर ACCA का पेपर पूरा नहीं होता। एग्ज़ामिनर का बहुत ही फेवरेट एरिया है और ये इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके बगैर आप ऑडिट कर नहीं सकते। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे फ्रॉम इनिशियल कि ऑडिट रिस्क क्या है एंड एंड में हम इस लेवल पे होंगे इंशाल्लाह कि जहाँ पे हम पास्ट पेपर लेवल के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम एग्जामिनेबिलिटी की पहले बात करें तो ये चैप्टर अराउंड आराम से अगर बात करें तो 25 to 30 मार्क्स आराम से एग्जामिनर इसमें से पूछ लेता है। सो अगर आप देखें आउट ऑफ 125 से 30 मार्क्स इस टॉपिक से आ रहे हैं। हम इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट बट आप इंशाल्लाह जब आगे अपनी ऑडिट जर्नी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ऑडिट हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स लेट्स जस्ट स्टार्ट और सी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है इस सब्जेक्ट के अंदर। ये 4 एरियाज़ हैं, की पॉइंटर्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे कि रिस्क क्या चीज़ है, ऑडिट रिस्क क्या चीज़ है, मिस स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, रिस्क को डिफाइन करना है, रिस्क को समझना है कि रिस्क क्या चीज़ है। सर रिस्क कुछ भी हो सकता है। आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, व्हाट इज़ द रिस्क कि आप एग्जाम में फेल हो जाएं, ये रिस्क है ना सर। इस रिस्क को मिटिगेट करना है, इस रिस्क को कम करना है। देखिए रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता आपने बड़ी अच्छी तैयारी करी एग्ज़ाम की, आपने हर चीज़ कवर करी, सारे लेक्चर्स देखे, हर चीज़ देखी, बट ऑन दी एग्ज़ाम डे लेट से आप जा नहीं सके, कुछ भी हो गया, आपकी तबीयत सही नहीं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता। रिस्क आप रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो रिस्क तो रहेगा सर। बहुत डिफरेंट किस्म के रिस्क हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने सब्जेक्ट को पास करना है, आपने ACCA को पास करना है। कौन कौन से बॉटलनेक्स हैं जो बीच में खड़े हुए हैं। पेपर की तैयारी करनी है आपने, एग्जामिनेशन पेपर जो आपके सामने है आपने उसको पूरा करना है। यू हैव टू सिक्योर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 जब आपने पास होना है इस पेपर में, और आपने आगे लेडर क्लाइंब करनी है। सो रिस्क क्या है कि आप पेपर पास नहीं कर सकेंगे, रिस्क क्या है ये टॉपिक आप कवर नहीं कर सकेंगे, रिस्क क्या है ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रिस्क क्या है कि मैं क्लास में पहुंच नहीं पाऊंगा, रिस्क क्या है मैं एग्जाम दे नहीं सकूंगा, रिस्क क्या है एग्जाम के अंदर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दी आंसर्स। ये रिस्क हैं सारे। ये रिस्क क्यों आते हैं? आपने आइडेंटिफाई किया, आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? मुझे ACCA पास करना है। आपका ऑब्जेक्टिव है मुझे पेपर पास करना है। इस पेपर को पास करने के लिए आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अगर आप उन चैलेंजेस को पूरा नहीं करते उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो रिस्क है। अच्छा रिस्क अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, हम अभी बात करें ना सर, आपका एग्जाम है 3 मंथ्स बाद, मार्च में आपका एग्जाम है, तो क्या मतलब है इसका मतलब है हम आज डिस्कस करें कि हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज करें कि जिसकी वजह से वो हम रिस्क फेस ना करें जो कि मार्च में हमारे पास आएगा। मतलब आपके पास टाइमिंग भी डिफाइंड है, आपको ये भी पता है आपने करना क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। नाउ यू हैव 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से आपके पास टाइमलाइन भी डिफाइंड है 3 मंथ्स की। आपको ये भी पता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू पास दिस पेपर। अब आप ऐसा क्या करेंगे, ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे कि जिसकी वजह से ये रिस्क आप जितना मिनिमम कर सकते हैं उसको कर सकें, उसको हम रिस्क कहते हैं। ठीक है जी, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं रिस्क की ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। मुझे जाना है कराची, ठीक है जी, मैं कराची से जा रहा हूँ हैदराबाद। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी डेस्टिनेशन क्या है? हैदराबाद, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। मेरी डेस्टिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? मेरी डेस्टिनेशन है हैदराबाद, मुझे हैदराबाद पहुंचना है कराची से, दैट इज माय डेस्टिनेशन, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। अब सर ये मेरे लिए रिस्क क्या है? मैं कैसे जाऊंगा? मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मैं गाड़ी की बात कर लेता हूं सर, मेरे पास गाड़ी है सर। अराउंड अगर हम एक डिस्टेंस, एक ब्रॉडली और एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड
50 to 170 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है अराउंड बिटवीन कराची टू हैदराबाद। अच्छा, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी होंगी पहले आपने कराची से हैदराबाद जाने में? भाई आपकी गाड़ी फिट है या नहीं है, ठीक है जी, टायर सही है या नहीं आप चेक कर लेंगे, आप ब्रेक ऑयल है या नहीं है आप चेक कर लेंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है, आप ये चेक कर लेंगे कि इंजन बिल्कुल सही है या कोई मसला तो नहीं आ रहा, आपने गियर ऑयल चेक कर लिया, ब्रेक ऑयल चेक कर लिया, इंजन ऑयल आपने चेक कर लिया, आपने पानी वगैरह हर चीज़ चेक कर ली। अब नाउ यू क्लेम कि भाई आपकी जो गाड़ी ना दैट इज़ टेक्निकली फिट, क्या वो हैदराबाद पहुंच सकती है। ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपने हैदराबाद जाना है, आपको पता है, आपको ये बात पता है कि अगर मैं चीज़ें इंश्योर नहीं करूंगा तो हो सकता है खुदा ना खास्ता बीच रास्ते में मेरी गाड़ी कहीं रुक जाए। सो ये रिस्क है सर, यही तो रिस्क है कि मेरी गाड़ी रुक जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव है हैदराबाद पहुंचना और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सही तरह विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हैदराबाद पहुंचूं। ये ऑब्जेक्टिव है। इसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले इसको अचीव करने के लिए पहले वो चीज़ें मालूम कर लें जो बीच में एज अ डिस्टर्बेंस या एज अ बैरियर बनेगी। गाड़ी आपकी बीच में रुक गई, खुदा ना खास्ता टायर सही नहीं है, कुछ भी बात, जितनी अभी हमने चीज़ें थोड़ी देर पहले डिस्कस करी, तो आपने क्या किया? उन सारी चीज़ों को इंश्योर कर लिया, आपने हर चीज़ पूरी कर ली। यही रिस्क है ना सर, कॉज एंड इफेक्ट। अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, यही सारी चीज़ों का नाम है रिस्क। अगर ये रिस्क मटीरियलाइज हो गया तो सर फिर तो आपका जो इम्पैक्ट है, गाड़ी बीच में रोगी, आप क्या करेंगे? ना इधर के ना उधर के, यही बात है, ठीक है जी। तो रिस्क एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है। अब हम उसको ऑडिट की लैंग्वेज में देखेंगे कि सर ऑडिट में रिस्क क्या चीज़ है, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस ऑडिट रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम का बहुत ही फीचर्ड है और यहीं से हमारी पूरी एक ऑडिट जर्नी स्टार्ट होती है। यहीं से हमें पता चलेगा कि हमने आगे क्या क्या काम करने हैं। ज़रा पढ़ते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। सर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज हुए, नहीं समझ में आ रहा हमें, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि देखें यहाँ पे जो कुछ लफ्ज़ आ रहे हैं वो आपने, उनको हम कहते हैं ऑडिट जार्गन्स, उनको हम कहते हैं टेक्निकल जार्गन्स, और हमने एग्ज़ाम में वो यूज़ करने टू कन्विंस आवर एग्जामिनर, ठीक है जी। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, रिस्क द ऑडिटर एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे करेगा वो? ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा सर? वो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है जी। क्या एक्सप्रेस करेगा? क्या एक्सप्रेस कर रहा होगा? क्या चीज गलत एक्सप्रेस कर रहा होगा? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनएप्रोप्रिएट वर्ड आप देखिए क्या यूज हुआ है, इनएप्रोप्रिएट। उसने ये नहीं कहा रॉन्ग, उसने कहा इनएप्रोप्रिएट, ठीक है जी। तो हमने याद रखना है कि क्या टर्म्स एग्जामिनर या क्या टर्म्स हमने यूज करने हैं अपने एग्जाम के अंदर। When the financial statements are materially misstated, ये हम दोनों समझेंगे कि what is materially या what is materiality, और misstated या misstatement का क्या मतलब है। आप देखिए यहाँ पे 3 या 4 जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जो कि इस पर्टिकुलर 2 लाइन में 3 लाइन के अंदर इस्तेमाल हुई हैं, और वो भी आपने एग्जाम के अंदर यूज़ करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6ठी बार आप कर लेंगे, ठीक है जी। सो वापस जरा डेफिनेशन पे आते हैं और थोड़ा समझते हैं। रिस्क क्या है कि ऑडिटर जो है गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड होंगे, ठीक है जी। गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, तो सर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर देने की वजह से क्या होगा? गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। सर क्या था ऑडिट का ऑब्जेक्टिव? क्या पढ़ा था? ऑडिट की डेफिनेशन में क्या था? किसके लिए काम कर रहे हैं ऑडिटर? सर ऑडिटर शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है। शेयर होल्डर्स को ओपिनियन दे रहा है कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी चीज़ें डिस्क्लोज हैं या नहीं है।
अगर तो ऑडिटर वो सारी चीज़ों के बारे में गलत ओपिनियन दे बैठता है तो शेयर होल्डर क्या करेगा? शेयर होल्डर को तो पहले समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे ऑडिटर को नहीं पता कि वो गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। देखें, एक बात याद रखें, ऑडिटर टेक्निकली साउंड है। ऑडिटर ने आप जिस लेवल पे जिस प्रोसेस से अभी आप गुजर रहे हैं, जिस प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं, उस प्रोसेस से ऑडिटर भी गुजरा है। वो भी टेक्निकली साउंड है, उसको भी सब्जेक्ट के बारे में पता है, वो भी सारी चीज़ें पढ़ के गया है। उसने भी ऑडिट फॉर्म में 3.5-4 साल लगाए हैं, उसने भी बहुत सारे ऑडिट्स किए हैं, फिर वो जाके उस लेवल पहुंचा है कि जहाँ पे वो रिपोर्ट साइन करता है। ये रिस्क ऑडिटर भी फेस करता है। हम उस ऑडिटर की बात करें जो कि पार्टनर है, जो कि फर्म के अंदर एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा होता है। डिफरेंट उसने ऑडिट्स लीड किए हुए हैं, डिफरेंट ऑडिट उसने कंप्लीट किए हुए हैं, डिफरेंट जगह वो रिप्रेजेंट करता है, कितने सारे शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर चुका है। 10 to 20 ईयर्स ईजिली उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, प्रोफेशनल जजमेंट्स हैं, एवरीथिंग, टॉक अबाउट एनीथिंग, सब कुछ है उसके पास। लेकिन उसके बाद भी वो रिस्क फेस करता है। इसका मतलब ये है सर कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ऑडिट रिस्क कि अगर तो आपको पता हो, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आप ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, आपको पता है कि ये बुक ए पढ़ने से पेपर पास हो जाता है, बुक बी पढ़ने से पेपर फेल हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो आप बुक बी पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे सर। आप बुक ए पढ़ेंगे, आपको पता है बुक ए पढ़ने से पेपर पास हो जाता है, तो मैं बुक बी क्यों पढ़ूंगा? लेकिन मसला ये है इस लेवल पे कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी है, या ये भी छोड़ें, आपको ये नहीं पता कि कोई बुक्स हैं। इसका मतलब है कि सर ऑडिटर भी उसी लेवल पे खड़ा हुआ होता है। जब वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाता है, बीट फर्स्ट टाइम, बीट लेट्स से वो 10 साल से ऑडिट कर रहा है, वो उस लेवल पे खड़ा होता है, इनिशियल स्टेज पे, जहां पे वो ये रिस्क फेस करता है कि मैं गलत ओपिनियन एक्सप्रेस ना कर दूं। अगर तो मुझे पता हो, अगर तो ऑडिटर को पता हो कि वो गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहा है, क्या आप वो करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। उसको पता है गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहा है, नहीं करेगा। लेकिन मसला ये सर, इसको पता ही नहीं है। इसको ना आप देखें कि इस पर्टिकुलर ऑडिट रिस्क की कितनी सिग्निफिकेंस है। अगर तो यहां पे मसला आ गया, इस स्टेज पे, ऑडिट रिस्क स्टेज पे मसला आ गया, आप रिस्क को असेस ही नहीं कर पाए, मैं कह रहा हूं भाई, मुझे कराची टू मुल्तान जाना है, जर्नी 150 किलोमीटर की है। सर आपने असेस ही नहीं किया ना रिस्क को। 150 तो आप हैदराबाद तक पहुंचेंगे। इसका मतलब है आपने रिस्क को एसेस नहीं किया। जब आप रिस्क को एसेस नहीं करोगे तो फिर आप उसके अगेंस्ट, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो कंट्रोल्स, ये जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करोगे सर, वो भी तो गलत होंगी, क्योंकि जो रिस्क था वो भी गलत था। इसका मतलब यहां पे भी सर ऐसा ही है। अगर यहां पे ऑडिटर ने गलत, रॉन्ग रिस्क को एसेस किया तो उसकी मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज, उसकी मिनिमाइजिंग स्ट्रैटेजीज भी तो गलत होंगी, क्योंकि रिस्क तो वो है ही नहीं जो वो बैठा है एसेस करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑडिट रिस्क के अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि रिस्क को असेस कैसे करना है, इसको मिटिगेट कैसे करना है। यही तो ऑडिट जर्नी है सर, यही तो पढ़ना है हमने, यही तो पढ़ के हमने पेपर भी पास करना है, प्लस हमने यहीं से आगे बढ़ना है, ऑडिट फर्म में जाना है और देखना है वहाँ पे काम कैसे हो रहा है। ठीक है जी। अब सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सर थोड़ा और इजीली समझाएं, ये रिस्क क्या चीज़ है, ऑडिट रिस्क नहीं समझ में आ रहा, अभी भी गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे, मटीरियली मिसस्टेटेड, नहीं समझ में आ रहा। आपने तो समझा दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन में। सर और इजीली समझाता हूं मैं, उसके लिए हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। लेट्स मूव। सर अगर आपने समझना है तो आप ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को, तो आपने सबसे पहले मिसस्टेटमेंट समझना पड़ेगा। मिसस्टेटमेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली तरीके से ब्रेक भी हुई है, यहां पे आपको समझ में भी आ जाएगा। सर मिसस्टेटमेंट क्या चीज है? डिफरेंस बिटवीन, मिसस्टेटमेंट क्या चीज सर? डिफरेंस बिटवीन क्या डिफरेंस बिटवीन क्या? रिपोर्टेड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। सर समझ में नहीं आ रहा यार, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो कंपनी के एबीसी, लेट्स से एबीसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं।
एबीसी कंपनी के ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स पड़े हैं आपके पास, उसमें आपके पास पीएनएल पड़ा हुआ है। पीएनएल में आपके पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ गया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो गया, टैक्स लेस हो गया, आप पैट पे पहुंच गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ गया सर। उसके बाद फिर आपने ईपीएस भी निकाल लिया। अच्छा सर, ये फॉर्मेट आपके पास आ गया। ये क्या है? ये क्लाइंट ने आपको दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट ने दिया है, इसका मतलब ये रिपोर्टेड है, क्लाइंट ने आपको रिपोर्ट करके दिया है। क्लाइंट जब जिस तरह हम और बीइंग एन ऑडिटर हम किस तरह रिपोर्ट करते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट है और हमारा ओपिनियन क्या है। इसी तरीके से जब मैनेजमेंट हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है तो हम उसको भी कहते हैं वो हमें रिपोर्ट कर रही है, वो हमें बता रही है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। वो हमें इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे के बता रही होती है और हमने उसको ऑडिट करना होता है। तो एबीसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट हमें पीएनएल दे दिया, ठीक है जी, हम उसको देख रहे हैं। वो जितनी भी अमाउंट्स हैं उसमें अमाउंट आ रही है, पीएनएल के अंदर अमाउंट्स आ रही है, रेवेन्यू की अमाउंट आ रही है, रेवेन्यू क्लासिफाइड है लेट्स से बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। क्लाइंट जो है वो अपनी सेल डिफरेंट रीजन में कर रहा है, कराची में भी कर रहा है, लाहौर में भी कर रहा है, इस्लामाबाद में भी कर रहा है, तो क्लासिफाइड है। आप नोट्स में जाके देखेंगे। प्रेजेंटेशन है, रेवेन्यू किस तरीके से प्रेजेंटेड है, आपने देखा IFRS 15 के अंदर कौन से डिस्क्लोजर्स अवेलेबल है, आपने जाके देखा हाँ ठीक है यार ये सारी की सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है। सबसे पहला लाइन आइटम आता है पीएनएल के अंदर, तो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है, आपने देख लिया भाई अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड भी है, ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम की बात करें तो हम यहाँ पे बात करें रेवेन्यू की। क्लाइंट ने आपको रेवेन्यू रिपोर्ट करके दे दिया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब आप उसको देख रहे हो। वापस से आते हैं डेफिनेशन में, देखने दो उनको। डेफिनेशन में क्या कहता है? डिफरेंस ना, उसे डिफरेंस बोला ना। एक चीज तो बता दी कि जो क्लाइंट ने रिपोर्ट की हुई है, दूसरी क्या चीज है, आप उसको कंपेयर किससे करो? डिफरेंस का मतलब है कंपैरिजन। उसको कंपेयर किससे करो? उसको कंपेयर करो अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी एज पर IFRS। समझ में आ रहा है कुछ? सर इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका बहुत ही इजी वे में अगर मतलब बताऊं तो उसका ये हुआ कि क्लाइंट ने आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑडिटर ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो IFRS के हिसाब से डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं है, IFRS के हिसाब से प्रेजेंटेड हैं या नहीं है, IFRS के हिसाब से मेजर्ड हैं या नहीं है, IFRS के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं है। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं ना, F7 में पढ़ के आ रहे हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया क्या होता है, डिस्क्लोजर क्राइटेरिया क्या होता है, डिस्क्लोजर नोट्स में क्या क्या चीजें लेके जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो पूरा डिफरेंट कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है, रेवेन्यू की डिफरेंट क्लासिफिकेशन हर जगह आ रही है नहीं आ रही है, ये सारे आप चेक करते हैं ना। तो आपने ये भी चेक कर लिया कि भाई एज पर IFRS रेवेन्यू के डिस्क्लोजर्स होने क्या चाहिए, क्या क्लाइंट ने वो डिस्क्लोजर्स दिए हुए या नहीं दिए हुए। इसका मतलब ये हुआ सर कि इन दोनों का दिस एंड दिस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना सर, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, अगर वो मटीरियल है, अगर तो वो मटीरियल है, एक्सप्लेन करूंगा मटीरियल सर, अगर तो मटीरियल है और ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो गलत ओपिनियन दे देगा। सर तो मटीरियल है, आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ? नहीं हो पाया आइडेंटिफाई। जब आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो खत्म, बात खत्म हो गई। अगेन एक और बात, हम यहां पे बात करते हैं रिस्क की। हमने आज एसेस करना है, हमने आज देखना है कि कोई ऐसी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना आ जाए कि जो मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकती है। सर हो गई तो अलग बात है ना, हो गई तो वो रिस्क तो मटीरियलाइज हो गया। मैं तो रिस्क की बात कर रहा हूं कि जो हो सकता है, मैं तो आज बैठ के देख रहा हूं क्या चीज हो सकती है वहां पे, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। जो चीज हो गई दैट्स फिनिश्ड, उसका आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो चीज हो सकती है, आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, आज एग्जाम नहीं है, आज एग्जाम है और आप सोच रहे हैं मैं क्या पढ़ूं, दैट्स फिनिश्ड, अब आप कुछ नहीं हो सकता। हाँ लेकिन 2 महीने पहले बैठ के सोचते कि अब मैं पेपर की तैयारी कैसे करूं, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस है कि आप पास कर लेंगे, क्योंकि आपने रिस्क को असेस कर लिया और आपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया। यहां पे भी ऑडिटर यही करता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऑडिट ओपिनियन दे और वो एक करेक्ट ऑडिट ओपिनियन दे,
एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे, इनएप्रोप्रिएट नहीं देना भाई, एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे और आगे बढ़े। क्लियर होता है, ये बात क्लियर होती है। अब जरा दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, क्या लिखा है, रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। बहुत आपको एग्जांपल्स दूंगा इंशाल्लाह, आगे चल के बताऊंगा कि ये मटीरियली मिसस्टेटेड, मटीरियलिटी का पूरा चैप्टर भी हमारे पास जिसको हम कवर कर रहे होंगे, वहां पे समझ रहे होंगे कि भाई मटीरियलिटी है क्या, उसको मेजर कैसे करते हैं, क्या कोई क्वांटिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, क्या कोई क्वालिटेटिव क्राइटेरियाज हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है सर कि एग्जाम में जब ऑडिट रिस्क का सवाल आता है, सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन जब आपके पास ऑडिट रिस्क का आता है, तो उसमें मटीरियलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट भी करनी पड़ती है, तो हम वो भी सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर मटीरियलिटी। ठीक है जी, सो दिस इज द ऑडिट रिस्क एंड यहां पे मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऑडिट रिस्क क्या चीज है। लेट्स मूव ऑन एंड हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिस स्टेटमेंट तो पढ़ ली, मिस स्टेटमेंट के टाइप्स ही पढ़ लेते हैं कि भाई मिस स्टेटमेंट की टाइप्स क्या क्या है। सर सबसे पहली मिस स्टेटमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट ऑन विच देयर इज नो डाउट। भाई ये तो डाउट ही नहीं तो है ही। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स में पीपीई की वैल्यू आ रही है, आपने क्लाइंट से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ली, एक्सट्रैक्ट लिए, उसमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ रहा है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ रही है लेट्स से 1 मिलियन। ये वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में आ रही है। आपने जब चेक किया तो पता चला गिनती के 2 एसेट्स हैं कंपनी के पास, फिक्स एसेट्स, और एक की वैल्यू है तकरीबन 8 लाख। ठीक है जी, एक की वैल्यू है तकरीबन 4 लाख। सर ये जब टोटल होता है ना तो ये तो 1.2 मिलियन बनता है। सर ये क्या हो गया? ओके, तो कंपनी ने अपने एसेट्स डिस्क्लोज किए 1 मिलियन के सर, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखी उसमें 1 मिलियन के कंपनी के फिक्स एसेट्स आ रहे थे। अच्छा जी, आपने ब्रेकअप मांगा, आपने देखा चलें ठीक है हम देखते हैं कि क्या सीन है। आपने देखा कंपनी के गिनती के 2 एसेट्स पड़े हैं। एक जो एसेट है उसकी जो वैल्यू है दैट इज लेट्स से 8 लाख, एक ही है लेट्स से 4 लाख। सर ये तो टोटल बनता ही 1.2 मिलियन है, कंपनी ने तो 1 मिलियन दिखाए में, ये तो सिर्फ फैक्चुअल में स्टेटमेंट है। 1.2 मिलियन के एसेट्स को कंपनी 1 मिलियन दिखा रही है, इसका मतलब कंपनी अपने एसेट्स को अंडरस्टेट कर रही है, कम करके दिखा रही है, रिड्यूस कर रही है। क्यों कर रही है, क्या वजह है, क्या कोई वजह है क्यों कर रही है कंपनी इस तरीके से? आजकल रहता है फैक्चुअल में स्टेटमेंट। तो एक तो फैक्चुअल होती है सर, दूसरी में स्टेटमेंट जजमेंटल। डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स दैट ऑडिटर कंसिडर्स अनरीजनेबल इनएप्रोप्रिएट। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का मेथड या यूजफुल लाइफ। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी आपने खरीदी है। मैं 2 बिजनेस को कंपेयर करता हूं और फिर आपको थोड़ा सा समझाता हूं। लेट्स से कंपनी है, एक कंपनी है, आप उनके एम्प्लॉय और आपको कंपनी ने गाड़ी दी है। मैं कंपनी पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, 2 कंपनीज है हमारे पास। आपको कंपनी ने गाड़ी दी है फॉर यूज, तो आपके लिए वो एक बेनिफिट है, लेकिन कंपनी ने जाहिर सी बात है उसको खरीदा हुआ है, कंपनी का एसेट है वो। अब आप बीइंग एन एम्प्लॉय उस गाड़ी को यूज करेंगे, ठीक है जी। तो कंपनी कितनी यूजफुल लाइफ रखेगी उस गाड़ी की? यूजुअली अगर हम देखा जाए ना तो गाड़ी की यूजफुल लाइफ 5 साल होती है। तो कंपनी लेट से 5 इयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड पे या रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर उसको डेप्रिशिएट करी होगी, फेयर इनफ। अब हम उसको एक ऐसी कंपनी से कंपेयर करते हैं जिसका काम ही टैक्सी सर्विस है। लेट्स से वी कंपेयर इट विद करीम और उबर। अब उस केस में जो गाड़ी है, जो करीम जो ड्राइवर है, वो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, उसको क्या यूजफुल, क्या 5 साल होगी? नहीं सर, या तो 3 साल हो सकती है,
या फिर वो उसको यूनिट्स ऑफ कंप्लीशन या यूनिट्स ऑफ किलोमीटर, क्योंकि हम तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यहाँ पे हम किलोमीटर्स के ऊपर कह सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमें जब हमने गाड़ी खरीदी तो हमें जो है वो एक कार एक्सपर्ट ने या हमें जो है वो कंपनी ने बताया कि भाई आपकी गाड़ी जो है 200,000 किलोमीटर्स तक बहुत ईजिली चल सकती है। सो दैट्स 200,000 किलोमीटर्स इज द यूजफुल लाइफ, क्योंकि आपको कंपनी ने बता दी। अब आप वो यूजफुल लाइफ अपनी रख सकते हैं। मैं 5 लाख रखूंगा, नहीं सर, क्यों रखेंगे 5 लाख, आप 2 लाख रखें, ठीक है जी। एक रिकमेंडेड मेथड फॉर अ नॉर्मल कंपनी के जो अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे रही है वो कंपनी का एसेट है, तो कंपनी इसको 5 साल तक डेप्रिशिएट कर सकती है। बट अगर मैं एक टैक्सी सर्विस की बात करूं, उनका तो काम ही गाड़ी चलाना है, पूरा दिन गाड़ी चल रही होगी, तो उसमें और वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा उस गाड़ी का, तो क्या होगा, आप उसको 2 लाख पे, 1.5 लाख पे, 2 लाख किलोमीटर पे उसकी यूजफुल लाइफ तय कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हर साल कितनी गाड़ी चली है। यूजुअली करीब में ऊबर में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी यूजफुल लाइफ 3 साल तक होती है। 3 साल के बाद उनका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, करीम ऊबर ने कहा नहीं हमारे तो यूजफुल लाइफ 5 साल है, क्या ये सही होगा? नहीं। पढ़ें दोबारा। डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स आर द ऑडिटर कंसिडर्स अनरीजनेबल। अनरीजनेबल है ना सर, इनएप्रोप्रिएट है। 5 साल की गाड़ी आप कह रहे हैं, आपकी गाड़ी की यूजफुल लाइफ 3 साल है, आप करीम में चला रहे हैं गाड़ी को, आपकी गाड़ी पूरी दिन चलती रहेगी, 5 साल कैसे आपकी गाड़ी चल सकती है? इसका आप फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस देखेंगे तो क्या हो रहा है। अगर मैं अपनी गाड़ी को 5 साल की यूजफुल लाइफ दे दूं तो उसका डेप्रिसिएशन 5 हिस्सों में बढ़ गया, उसकी टोटल कॉस्ट 5 हिस्सों में बढ़ गई, तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन कम हो गया। लेकिन अगर मैं चूंकि उसको श्रिंक करके 3 साल पे लेकर आता हूं तो उसकी डेप्रिसिएशन अब 3 साल में एलोकेट होगी, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। फाइनेंशियली आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा 3 साल पे, 5 साल पे आपका एक्सपेंस ओवर द पीरियड मेजर हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हुआ इससे, कंपनी अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाना चाह रही, इसलिए वो क्या कर रही है, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट का एडवांटेज ले रही है। ऑडिटर ने अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वो सही होगा, नहीं कर पाया, अगेन रिस्क ऑफ गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट, एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। अच्छा, लास्ट ये बात करते हैं फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द total misstatement in a population through projection of misstatements identified in a sample extrapolation। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है ये, मैं भी आपको समझाता हूँ। सैम्पलिंग के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्शन क्या चीज़ है, ये एक्स्ट्रापोलेशन क्या चीज़ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर ऑडिटर जो है वो एक पर्टिकुलर जीएल है, जीएल की बात करते हैं, जीएल से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। जनरल लेजर को वेरीफाई करने जा रहा है ऑडिटर। हम लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सपेंसेस का, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का। एडमिन एक्सपेंसेस है आपके पास, एडमिन एक्सपेंसेस का जीएल आपने निकाल लिया, ठीक है। उसमें आप ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर रहे हैं, आपने सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, पॉपुलेशन उठाया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, आप सब ट्रांजैक्शंस को तो नहीं कर सकते, हमने ये चीज़ बाकायदा पढ़ी हुई है। हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ऑडिट टेस्ट बेसिस पे काम करता है, ऑडिट सैंपल बेसिस पे काम करता है। ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं कर सकता, लिमिटेशन है ऑडिटर की। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा सर, यहाँ पे होगा कि लेट्स से उसके पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 100,000 ट्रांजैक्शंस हैं, 100,000 टोटल ट्रांजैक्शन। सर 100,000 तो नहीं वेरीफाई कर सकता। लेट्स से हम कहते हैं यार उसने सैंपल उठा लिया, सैंपल कितना उठाया, हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसने सैंपल उठाया 1000 ट्रांजैक्शंस का, कि 1000 ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेगा। अच्छा, जब उसको वेरीफाई करने गया, देखें अब याद रखें इसने क्या किया, ये इसने 1 लाख में से 1000 ट्रांजैक्शन उठाई, अब वो कर रहा है उसका ऑडिट। क्या कर रहा है, पता चला कि इस 1000 में से 100 ट्रांजैक्शन में मसला है सर। इस 1000 में से 100 ट्रांजैक्शन मिसस्टेटेड हैं, मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 10% क्या है, मिसस्टेटमेंट रेट कितना है, 10% है। ऐसा ही है, 1000 में से 100 मिसस्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब मिसस्टेटमेंट रेट क्या है, 10%। अभी हम
अमाउंट नहीं देख रहे, अभी हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वाइज देख रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, 1000 में से 100 ट्रांजेक्शन में मसला आता है। इसका मतलब है कि मिस स्टेटमेंट रेट क्या है, 10% है। ऑडिटर क्या कहता है, अब जरा दोबारा पढ़ो, ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल मिस स्टेटमेंट इन अ पॉपुलेशन थ्रू प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन अ सैंपल। कितनी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई सर, 10% मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई। अब वो इसी 10% को प्रोजेक्ट करेगा टोटल के ऊपर और बोलेगा कि भाई इसके ऊपर 10,000 मिस स्टेटमेंट्स होंगी। सर क्या मतलब हुआ, अगर 1000 में 100 है तो 1 लाख में 10,000 होंगी। ये कैसी लॉजिक है, ये किसने बोला? ऑडिटर कहता है। इसका मतलब है कि ये भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है ऑडिटर की। ऑडिटर कहता है कि भाई 1 लाख में से 10,000 मिसस्टेटमेंट होगी, उसने बाकी 99,000 ट्रांजेक्शन तो चेक ही नहीं करी, तो कैसे कह सकता है? उसका मतलब ये है कि ऑडिटर शायद कहीं गलती कर रहा है। हम सैम्पलिंग में ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सैम्पलिंग जैसी बात है, ये पर्टिकुलर टॉपिक सैम्पल का है। सैम्पलिंग चैप्टर हमारा एक पूरा, उसमें बहुत जो है वो डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह इजी में पूरी चीज़ों को समझेंगे। अभी यहाँ तक रखते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन और प्रोजेक्शन के। ऑडिटर जो सैंपल में मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है उसको अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। इसकी और मैं आपको ईजी एग्जाम्पल दूँ तो लेट से, जब आप देखेंगे इंटरव्यूज़ जब होते हैं, आप टीवी शोज़ में देख रहे होंगे इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो माइक लेके पहुंच जाते हैं किसी के पास भी, उनको पूछते हैं कि भाई आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, टॉपिक्स की बात हो रही है। लेट से उसके बाद फिर एक रिव्यू आता है। रिव्यू ये आता है कि भाई हमने कराची में से 100 लोगों का इंटरव्यू किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 90 या 80% कराची के लोग ये समझते हैं कि वो शहर अच्छा नहीं है कराची। सर आप कैसे कह सकते हो 80%? कराची में तो 2 करोड़ लोग रहते हैं, आपने तो 100 लोगों का इंटरव्यू लिया। इसका मतलब क्या है, उसने भी तो यही किया, उसने 100 में से जज किया, 100 में से 80 लोग समझते हैं हाँ भाई हम अच्छी जगह रहते हैं, तो उसने कहा 80% लोग ही समझते हैं हम अच्छी जगह रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सर, आपने हर जगह के होराइजन को देखना है। क्या पता आपने 100 लोगों को जो जिनका इंटरव्यू लिया उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या काम करते हैं, वो क्या यहीं रहते हैं या वो बाहर से आए हैं, क्या वो बाहर जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ हैं, नहीं पता आपको। आपने हर सिचुएशन को देखना है। इसी तरीके से जब ऑडिटर ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है तो उसने हर ट्रांजेक्शन की नेचर को भी देखना है। हर ट्रांजेक्शन की नेचर डिफरेंट होगी सर। एडमिन एक्सपेंसेस में सारी ट्रांजेक्शन, हर महीने सैलरी एक दफ़ा होगी, 12 सैलरीज की ट्रांजेक्शन होगी, तो सैलरी का नेचर अलग है। एडमिन एक्सपेंसेस में जो है वो रेंट का नेचर अलग है। एडमिन एक्सपेंसेस में लेट्स से स्टेशनरी का नेचर अलग है। सैकड़ों किस्म के एक्सपेंसेस हैं सर, तो हर एक्सपेंस का नेचर डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर 1000 में 100 में मसला है, 10% मिसस्टेटमेंट रेट है, तो 1 लाख में 10,000 में मसला होगा। नहीं सर, ये गलत बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इश्यूज हैं। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा, चीज़ों को देखा, और यहाँ तक हम रखते हैं मिस स्टेटमेंट की टाइप्स तक अब बहुत हद तक। और अगर हम दोबारा से अगर चीज़ों को देखिए, रिवाइज करें हमारे पास, तो हमने ऑडिट रिस्क को समझा। सर ऑडिट रिस्क क्या चीज़ है, कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है, उसकी वजह ये कि ये एक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। आज आपने वो काम करना है जिसकी वजह से आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सको। ठीक है जी, ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे हमारा ये एरिया ऑडिट रिस्क का स्पेसिफिक एरिया हमारा यहाँ पे एंड होता है। हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि ऑडिट रिस्क के अंदर रहते हुए हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं ऑडिट रिस्क के टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल सी दिस लेक्चर्स और आपको काफ़ी समझ में आएंगी चीज़ें। अभी तो हमने बहुत ही ऊपर से देखा है, जस्ट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट रिस्क। जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा। एवरीथिंग विल मेक सेंस। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।